हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निवेजन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारे एमए के नेक्स्ट कैप्सूल के साथ में। तो आज के इस कैप्सूल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब और बैच कॉस्टिंग के बारे में। हम जब प्रोडक्शन और सर्विस कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमारे उसमें तीन कंसेप्ट आते हैं कि जॉब के बेसिस पे आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो, बैचेस के बेसिस पे निकाल सकते हो, या प्रोसेस के बेसिस पे, कंटिन्यूस प्रोसेस के बेसिस पे। प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में हम आने वाले कैप्सूल में बात करेंगे। आज हम जॉब और बैच कॉस्टिंग के जो आपके कंसेप्ट है उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं साहब। सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। सर जॉब कॉस्टिंग क्या है? देखो, जॉब कॉस्टिंग को सिंपली अगर मैं बोलूं तो जब कोई भी कस्टमर अपनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी मैन्युफैक्चरर या किसी भी पर्सन के पास जाता है और बोलता है कि यार मेरे लिए आप ये स्पेसिफिक काम करके दे दो। आप गए टेलर के पास, आपने कहा मुझे इस डिजाइन का सूट चाहिए, ऐसा कॉलर होना चाहिए, ऐसी स्लीव्स होनी चाहिए, इस तरीके का उस पर वर्क कर दो। ठीक है, वो चीजें जो आप डिफाइन कर रहे हो, भाई आपका टेस्ट अलग है तो आपका प्रोडक्ट यूनिक है। आप गए किसी कारपेंटर के पास, आपने जाके बोला यार मेरे को घर में ना इस साइज का, इस शेप का, इस डिजाइन का, इस कलर का सोफा बनवाना है। अब आपका घर पे जो स्पेस अवेलेबल है वो दूसरों से अलग होगी। आपका जो विजन है आपके फर्नीचर को लेकर के वो अलग होगा। आप अलग तरीके से डिजाइन चूज करोगे, अलग तरीके का कलर चूज करोगे, अलग तरीके फैब्रिक चूज करोगे। मुझे चूज करना होगा, मैं अपने हिसाब से चूज करूंगा। तो जॉब कॉस्टिंग में कस्टमर अपने हिसाब से चीजों को चूज करता है, इसलिए हर प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग अलग होता है। ठीक है साहब। तो जॉब कॉस्टिंग का सिंपल सा आप एग्जांपल अगर दिमाग में लग जाओ तो जैसे आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप जो टेलर के पास गए हो, अगर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवानी है, आपको घर पे फर्नीचर बनवाना है, अपने ऑफिस का डेकोरेशन करवाना है, घर का डेकोरेशन करवाना है, घर पे पेंटिंग करवानी है, ये सब जॉब कॉस्टिंग के एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से, जो उसको इच्छा है, आपको लग रहा है कि मुझे यार ऐसा प्रोडक्ट बनवाना है, तो आप उस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करवाओगे। तो यूनिक प्रोडक्ट बनते हैं, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स बनते हैं। जॉब कॉस्टिंग के लिए ये ध्यान रखना है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे बन रहे प्रोडक्ट्स यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो सकता है कि आप बोलो कि जैसे अब जैसे पीडब्ल्यू, हम लोग गए टी शर्ट मैन्युफैक्चरर के पास, हमने कहा भाई टी शर्ट प्रिंट करवाने हैं हमारे हिसाब से, तो आप हमारे लिए 1000 टी शर्ट प्रिंट कर लो, लेकिन वो हमारी डिजाइन है ना, तो हमारा वो एक यूनिक जॉब ही, अभी भी वो जॉब कॉस्टिंग है, भले उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जॉब कॉस्टिंग में ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बनवा सकते हो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट आपने बनवाया है वो आपके लिए यूनिक है, वो कोई और यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग में हम स्पेसिफिक जॉब्स की कॉस्ट निकालते हैं, जॉब को डिफाइन करते हैं। यूजुअली एक स्पेसिफिक ऑर्डर से, एक ऑर्डर मिला है आपको, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको जॉब बोला जाता है। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आपका डेवलपमेंट आ जाएगा ऑफ वेबसाइट्स, रीडेकोरेशन आ जाएगा, वेडिंग केक्स बनवाना, वेडिंग प्लानिंग करवाना, टेलरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कारपेंटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए, देखो जॉब में क्या है, मैंने कहा यूनिक प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट अपने आप में यूनिक है और हर जॉब अपने आप में यूनिक है, इसलिए हर जॉब का अपना अपना एक यूनिक जॉब कोड होता है, जिसको अपन ऑर्डर आईडी भी कह सकते हैं, जिससे अपन जॉब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है साहब? तो देखो, कंटिन्यूस प्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एक जैसे प्रोडक्ट बनते हैं, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, और एक जॉब में आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी बनवा सकते हो या मल्टीपल प्रोडक्ट या मल्टीपल सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो, बट आपकी जो ऑर्डर है वो यूनिक रहेगा, दूसरे का ऑर्डर यूनिक रहेगा। ठीक है, अगर मैं जॉब कॉस्टिंग के कॉस्ट कार्ड की बात करूं तो वही सेम कॉस्ट कार्ड है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, बस आगे जॉब वर्ड ऐड कर दिया। पहले देखो, वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करा, यहां से निकल के आ गई प्राइम कॉस्ट, सारे डायरेक्ट खर्चों को ऐड करा तो आ गई प्राइम कॉस्ट। उसमें मैंने प्रोडक्शन वाले ओवरहेड ऐड करे तो मेरे पास में आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। उसमें मैंने नॉन प्रोडक्शन वाले ओवरहेड ऐड करे तो मेरे पास में आ गई टोटल कॉस्ट। वही नॉर्मल कॉस्ट कार्ड है, बस जॉब की बात करें इसलिए जॉब वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, कोई अलग सिस्टम नहीं है इसका। तो कैलकुलेशन इजी होती है, देखो कैलकुलेशन समझते हैं। हाँ जी, तो कहते हो क्या रहेगा, कैल्विन इज अ डेकोरेटर एंड प्राइसेस इज जॉब बाय एडिंग 20% प्रॉफिट टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ जॉब. Tandy has asked Calvin to estimate how much it would cost to redecorate her kitchen. Calvin has estimated the following cost. डायरेक्ट मटेरियल के लिए आपका पेंट लगेगा 10 लीटर्स का $15 पर लीटर के हिसाब से। प्रिपरेशन एंड पेंटिंग टाइम जो है वो 35 आवर्स का लगेगा, उसके लिए आप $12 का खर्चा लोगे। तो चलो एक एक करके ऐड करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वो हमें दे रखा है 10 लीटर्स का पेंट है, 15 की प्राइस पे लगेगा तो 150। डायरेक्ट लेबर में 35 आवर लगेंगे, एक आवर का कॉस्ट 12 है, तो 35 इंटू 12 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 420। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए बोल रखा है $25। ठीक है साहब, तो 25 यहां से आ गई प्राइम कॉस्ट। तो 150 प्लस 25 595। फिर इसमें है वेरिएबल ओवरहेड
$2 पर लेबर आवर के हिसाब से। अच्छा लेबर आवर कितने लगे हैं सर 35 और 2 के हिसाब से तो 35 इंटू 2 70। ठीक है। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड आपको बोल रखे हैं टू कवर फॉर एग्जांपल फोन कॉल्स पेट्रोल अलग जो खर्चे हैं उनको लेकर के 35 पर जॉब फिक्स करके तो फिक्स कर रखे तो ठीक है, सीधे 35 ऐड कर दिए। यहां से आपके आ गई जॉब की कॉस्ट 595 प्लस 70 प्लस 35 700। अब सेलिंग प्राइस निकालनी है मेरे को, ठीक है, जॉब कॉस्ट काट तो हो गया। अब सेलिंग प्राइस बोल रहा है 20% का प्रॉफिट जोड़ दो टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो इसमें आप प्रॉफिट के लिए मार्कअप जोड़ोगे 20% का, तो आपके पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगी। पूछी नहीं है अभी तो अपने से टोटल जॉब कॉस्ट भी पूछा था तो वो निकाल देंगे, बट प्रॉफिट अगर पूछता तो इसमें 20% का प्रॉफिट ऐड करते 140 का, आंसर आ जाता 840। ठीक है, ये जॉब की प्राइस आ गई। डन है, इजी सा काम है जो अपन करते थे, सारे खर्चों को ऐड करना है नॉर्मल तरीके से जो जो चीजें बोल रखी है और एक जॉब की एक स्पेसिफिक कॉस्ट निकालनी है। ठीक है सब। एक और क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे, A company uses a job costing system for job 5001. The job incurs $35 in direct material and $40 in direct labor. ठीक है, तो आपका 35 का डायरेक्ट मटेरियल 40 का डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर 35 40। लेबर पेड एट $8 पर आवर। अच्छा लेबर के आवर नहीं दे रखे हैं, लेबर की रेट दे रखी है। चलो मैं लेबर आवर निकाल सकता हूं, 40 डिवाइड बाय 8 तो टेक्निकली 5 आवर्स पर जॉब। एक जॉब में 5 आवर लग रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट $15 पर डायरेक्ट लेबर आवर। अच्छा इनको लेबर आवर के हिसाब से डिवाइड करेंगे, लेबर आवर दे नहीं रखे थे वो हमने कैलकुलेट कर दिए। तो ये अच्छा ये तो प्राइम कॉस्ट आ गई सीधी, डायरेक्ट खर्चे है ही नहीं, तो ये हो गई मेरी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बोल रखी है 75 की। इसमें अब ऐड करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखे सीधे, वेरिएबल और फिक्स नहीं बोल रखा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड यहां से आ जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए क्या बोला, $15 पर आवर, 15 इंटू 5। ठीक है, ये हो गए 150। एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 80% ऑफ प्राइम कॉस्ट। देखो क्या बोला, नॉन प्रोडक्शन जो ओवरहेड्स है बाकी के आपके, उनके लिए ये नहीं बोला डायरेक्ट रेट ही दी, उन्होंने कहा कि यार ये डिपेंड करेंगे प्राइम कॉस्ट पे, और कितने होंगे, प्राइम कॉस्ट के 80% मान लेंगे। प्राइम कॉस्ट कितनी आ रही है 75, तो 75 का 80% होगा ये 60। ये आ गई जॉब कॉस्ट 210। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो जो जो बोल रखा है वैसा काम करना है, बहुत इजी सा काम है। इस चैप्टर में जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, अपने को कभी दिक्कत नहीं है कि जॉब और बैच के क्वेश्चन जब भी आते हैं बच्चा खुद कहता है कि थैंक यू बोलता है एग्जामिनर को कि हाँ सर इजी काम है, कुछ ज़्यादा रोटेशन लगानी नहीं है, जो जो बोल रखा है कॉस्ट कार्ड में फिट करते रहना है, जैसा बोल रखा है वैसा करना है, बस जो बोल रखा है उसका ध्यान रखना है। कौन सा खर्चा किस बेसिस पे आपको एब्जॉर्ब करना है, किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, उनका ध्यान रखना है, बाकी तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखो ये, a business operates a job costing system and prices job by adding 20% to the total cost of the job. The prime cost of the job is 6840 and it used 156 direct labor hours. The fixed production overheads are absorbed on the basis of direct labor. Budgeted overhead absorption rate was based on a budgeted fixed overheads of 3 lakh and total budgeted direct labor hour of 60,000. आपको जॉब की कॉस्ट निकालनी, तो देखो सबसे पहले मुझे प्राइम कॉस्ट तो दे रखी सीधी की सीधी 6840। ठीक, फिर मुझे बोल रखा है 156 डायरेक्ट लेबर आवर लगे हैं इस जॉब को करने में। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप एब्जॉर्ब करते हो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब मुझे इसकी ओएआर निकालनी पड़ेगी, और ओएआर निकालने के लिए मेरे को टोटल खर्चे दे रखे हैं और टोटल लेबर आवर दे रखे हैं। $5 पर लेबर आवर। अब इस जॉब में कितने लेबर आवर लगे 156, तो इसका मतलब इसमें जब मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स को ऐड करूंगा तो मैं बोलूंगा 156 इंटू 5, 156 इंटू 5 780।
अपने को जॉब की प्राइस निकालनी है, सोल्ड फॉर ना, सोल्ड फॉर का मतलब सेलिंग प्राइस चाहिए आपको, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, यहां से आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी है 20% की, 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, अच्छा मार्कअप है, 20% का मार्कअप ऐड कर दोगे टोटल कॉस्ट में, यहां से आपके पास में आ जाएगी सेलिंग प्राइस। 780 प्लस 6840, उसका 20%, टोटल मिला के 9144। बस सिंपल, जैसा बोला है वैसा करना है। अभी तक हम जो जो बाकी चैप्टर्स में पढ़ के आ चुके हैं, ओवरहेड्स के अंदर, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, वही सारी चीजें वापस आती है जॉब कॉस्टिंग में। बस आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना है, ठीक है साहब। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जॉब कॉस्टिंग में ना कभी कभी हमसे वो मार्कअप और मार्जिन के क्वेश्चन पूछा है। जैसे अभी तक अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे वो मार्कअप के थे कि आप कॉस्ट में 20% ऐड कर रहे हो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। कभी कभी वो मार्जिन के क्वेश्चंस भी दे देता है। अब ये तो देखो आप लोगों को आता ही है, बट फिर भी मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे मार्कअप कैलकुलेट करते हैं और कैसे मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो अपने से सेलिंग प्राइस पूछेगा। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट में अपने को प्रॉफिट मार्जिन ऐड करनी है। अब वो मार्जिन हो सकती है या मार्कअप हो सकता है। मार्कअप है तो बहुत ईजी है, सीधा कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। मार्जिन है तो काफी बच्चों को दिक्कत आती है, एक बार मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं इसको। एग्जांपल 4 देखो क्या कह रहा है। एक जॉब है, टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 5000 की, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस फॉर अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 20%। अगर आप 20% का मार्कअप लेके चल रहे हो तो भाई बहुत ही सिंपल है, ये हमारी टोटल कॉस्ट विच इज $5000, ठीक है, उसमें आपने ऐड करा मार्कअप एट द रेट 20%, तो 5000 का 20% 1000, ये आ गई सेलिंग प्राइस 6000। मार्कअप सिंपल सा है, कॉस्ट का 20, मार्कअप कहते हैं कॉस्ट के ऊपर लगता है, तो जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। मार्कअप था 20% का, तो मैंने 20% को टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा आंसर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन बोले कि मार्जिन है, सेम क्वेश्चन बट इस बार मार्जिन 20% की, अब थोड़ा दिमाग लगाना। देखो ये मेरी है टोटल कॉस्ट, ठीक है, दो तरीके बता रहा हूं, कुछ बच्चों को फर्स्ट वाला समझ में आता है, कुछ बच्चों को सेकंड वाला आता है, आपको जैसा ठीक लगे आप दोनों मेथड लेके चल सकते हो। अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट की मार्जिन चाहिए, ठीक है, और यहां से आएगी मेरी सेलिंग प्राइस। देखो मुझे ये नहीं पता, ये एक्स है, सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, मेरा एक्स है। प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस का 20% होता है। प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्कअप कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब मुझे इसका 20% चाहिए, तो टेक्निकली क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 20% ऑफ एक्स है, या मैं इसको यहां पे 0.2x लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन बन गई आपकी कि 5000 प्लस 0.2x इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व कर लो, ये इधर चला जाएगा तो 0.8x, 5000 डिवाइड बाय 0.8x, यहां से आ जाएगा आपके पास में 6250 का, तो x आ गया 6250 का, तो 0.2x अपन अब निकाल सकते हैं। 6250 का 20%, ये आपके पास में आ जाएगा 1250, ठीक है। एक तरीका तो ये सिंपल, मैंने कहा कि भाई मुझे सेलिंग प्राइस नहीं पता और मुझे पता है कि प्रॉफिट मार्जिन सेलिंग प्राइस का 20% है, तो ये अगर x है तो ये 0.2x है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बनना चाहिए, ये बन गई मेरी इक्वेशन। और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 0.8x, 0.8 डिवाइड करेंगे 5000 से, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6250। एक तरीका सिंपल वाला है। अब एक तरीका सिंपल लॉजिक से अपन सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि सर ये जो कॉस्ट है ना 5000 की, और जो मार्जिन है वो 20% है सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस का 20% मार्जिन है, तो इसको 100 के बराबर मान लो। ये अगर 20 है, ठीक है, तो ये 80 होनी चाहिए, तभी इन दोनों का सम 100 आएगा। मैं क्या कह रहा हूं, सेलिंग प्राइस को 100 के बराबर मान लो, 100% के बराबर। मार्जिन अगर इसका 20% है मतलब मार्जिन 20 हो जाएगा, तो ये 80 है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो मार्जिन निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगा, आप एक सिंपल काम करो, 5000 80 के बराबर है,
और मुझे आंसर चाहिए 20 का, तो डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 20। 5000 80 के बराबर है, मेरे को 20 का आंसर चाहिए, तो 5000 को डिवाइड करा 80 से, मल्टीप्लाई करा 20 से, डायरेक्ट आपके पास में आंसर आ जाएगा 5000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, 1250। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस चाहिए तो भी क्या कर सकते हो भाई, देखो 5000 की वैल्यू है मेरे पास में, 5000 80 के बराबर है, मेरे को 100 का आंसर चाहिए, तो डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से सीधा आ जाएगा 6250। तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। कुछ बच्चों को ये ऑलरेडी पता होता है, ठीक है, रिवाइज कर लिया। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कि सर ये समझ में नहीं आता, कभी कभी दिक्कत आती है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर इक्वेशन वाला मेथड तो है ही अपने पास में, इजी तरीका, बस इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है, ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाता है। मुझे अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा कैलकुलेटर पे लिखूंगा 5000 डिवाइड करूंगा 80% से, क्योंकि 5000 80 के बराबर है, तो 5000 डिवाइड बाई 80%, 6250 का आंसर आ गया सीधा। तो सेलिंग प्राइस आ गई, उसमें से 5000 लेस करूंगा, मार्जिन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इजी तरीका है, ये नॉर्मल तरीका है, जिसको जो समझ में आया आप वो यूज कर सकते हो। कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर 80-20 समझ में नहीं आता, आप ये कर लो, अपने बचपन से अपन कर रहे हैं इक्वेशन मेथड, वैसे कर लो। नहीं डायरेक्ट समझ में आता है तो ये तरीका है, इसमें तो बहुत सिंपल है। अगर ये 20% की मार्जिन है तो ये 80 के बराबर है, अगर 25% की मार्जिन है तो ये 75 के बराबर है, तो मैं 5000 को डिवाइड बाय 75% कर लूंगा। ये अगर 30% की मार्जिन है तो ये 70 के बराबर है, तो 5000 डिवाइड बाय 70% कर लूंगा। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ठीक है साहब। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बैच की। देखो बैच के अंदर क्या है सर, बैच के अंदर ना एक जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखो बैच कॉस्टिंग कहां यूज होगी, जहां पर कंपनी के पास में प्रोडक्शन लाइन लिमिटेड है लेकिन उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जैसे आज मारुति की बात करें, मारुति की एक फैक्ट्री के अंदर स्विफ्ट भी बनेगी, उसी में ब्रेजा भी बनेगी, उसी में वैगनार भी बनेगी, तो काम बैचेस में चलेगा कि आज एक काम करते हैं, सुबह के बैच में मारुति सुजुकी स्विफ्ट बना लेते हैं, शाम को वैगनार बना लेंगे, रात वाली शिफ्ट में ब्रेजा बना लेंगे। आप बैचेस में काम करोगे क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन लाइन लिमिटेड है। ठीक है, एक साथ एक जैसे प्रोडक्ट बनाते हर प्रोडक्शन के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए अलग फैक्ट्री या अलग असेंबली लाइन बनाना कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता। तो अपन कहते हैं कि भाई एक असेंबली लाइन पे मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे। तो बैच कॉस्टिंग कहाँ काम आती है, जहां पर एक फैक्ट्री या एक असेंबली लाइन के ऊपर, ठीक है, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक एक करके बनाते रहते हो। कि आज ये बनाएंगे, थोड़ा फिर वो बनाएंगे, फिर एक्स बनाएंगे, फिर वाई बनाएंगे, फिर जेड बनाएंगे, वो वहां पे बैच कॉस्टिंग काम आती है। इससे हम पहले ये भी हमने ईबीक्यू भी पढ़ा हुआ है कि जिससे पता करते हैं कितनी बैच क्वांटिटी बनानी है, वो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से पता पड़ता है। अब देखो बैच कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, एक जैसे प्रोडक्ट बनेंगे, एक बैच में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो एक जैसा बनेगा, ठीक है। और बैचेस में क्या होगा, लेकिन आज सुबह हमने कुछ प्रोडक्ट बनाया, अब मुझे नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरी मशीन्स को रीसेट करना पड़ेगा, रिकॉन्फिगर करना पड़ेगा। तो बैच के अंदर सेटअप कॉस्ट आती है कि हर बार जब नया बैच बनाने जाओगे तो आपको मशीन्स को रीसेट करना पड़ेगा, पुरानी मशीनों को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें नए सेटिंग्स करने पड़ेंगे, टेम्परेचर्स चेंज करना पड़ेगा, किसी तरह का कोई कंपोनेंट चेंज करना पड़ेगा, मोल्ड चेंज करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ होती है। तो वो सेटअप कॉस्ट इंकर होती है हर बार जब अपन बैच चेंज करते हैं। इसलिए अपन ईबीक्यू जब निकालते थे तो अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह पर सेटअप कॉस्ट ले लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना भी, देखो बैच में क्या है, बैच कॉस्टिंग में सिमिलर है जॉब कॉस्टिंग के, बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जैसे प्रोडक्ट बार बार बनते रहते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ बैच आर आइडेंटिकल, यहां पे बस ये है कि आइडेंटिकल बैच बनेंगे। हर बैच को यहां पर भी यूनिक कोड मिलेगा, जैसे वहां पे जॉब कोड मिलता था, यहां पे बैच कोड मिलेगा, ठीक है। बैच कॉस्टिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। हर कंपनी कहीं ना कहीं बैचेस में ही काम कर रही है। आप अपने किसी प्रोडक्ट के पीछे देख सकते हो, वहां पे बैच कोड लिखा होता है। अगर बैच कोड लिखा है इसका मतलब उन्होंने बैच कॉस्टिंग फॉलो करी है, वो बैचेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बस ध्यान के रखना है, हर बैच के बाद में सेटअप कॉस्ट इंकर होती है। इक्विपमेंट यूज फॉर बैचेस ऑफन नीड्स टू बी क्लीन्ड एंड सेटअप फॉर द नेक्स्ट बैच to be processed. This is because next batch might require different production inputs and settings. For example, large scale manufacturing might produce a batch of detergent and then clean एंड रिकन्फिगर द सेम मशीन टू प्रोड्यूस ब्लीच। जैसे यूनिलीवर है, यूनिलीवर अपनी एक ही फैक्ट्री में अपना डव भी बना देता है, क्लिनिक प्लस भी बना देता है, वो दूसरे ब्रांड भी बना देता है। तो वो ऐसा नहीं कि बार बार उनके लिए नई मशीन लाएगा, उन्होंने कहा एक मशीन है, शैम्पू बनाना है, शैम्पू का प्रोसेस एक जैसा होता है, बस किसी का कलर अलग है, किसी में कंपोनेंट अलग है। तो अपन एक बार बनाएंगे क्लीनिक प्लस, फटाफट से पूरी मशीनरी को बढ़िया से क्लीन करेंगे और फिर उसमें बनाएंगे डव, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऐसे चलता है काम आपका, ठीक है। सेटअप कॉस्ट कैन बी हाई, सो दे आर इंक्लूडेड इन बैच कॉस्ट एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ, ये जो सेटअप कॉस्ट है इसका करना क्या है आपने को, सेटअप कॉस्ट को हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे की कंसेप्ट है कि बैच कॉस्टिंग में सेटअप का जो खर्चा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है साहब। चलिए इसकी भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 6,
प्रिंटिंग शॉप कैन प्रिंट बिजनेस कार्ड्स इन बैचेस ऑफ 400 या 800, दो बैचेस में काम कर सकते हो। द रॉ कार्ड टू मेक 400 कार्ड्स कॉस्ट $20। अच्छा, रॉ एक जो रॉ कार्ड है, ठीक है, जो रॉ कार्ड्स ना ब्लैंक कार्ड्स बेसिकली, ठीक है, वो 400 कार्ड की कॉस्ट 20 है, तो 800 की डबल हो जाएगी। वाइल द इंक टू प्रिंट 400 कार्ड्स कॉस्ट $5, ठीक है। मेरे को ना सेलिंग प्राइस निकालनी है 400 और 800 की, देख करके अपन डेटा लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, कार्ड की कॉस्ट यहां पे मुझे बोल रखा है 400 कार्ड का रॉ मटेरियल 20 का है, तो 800 का 40 का हो जाएगा, तो ये 20, ये 40, डबल हो रहा है तो इंटू 2 कर देंगे इसको अपन। इंक जो है वो लगी है 400 कार्ड के लिए $5 की, तो फिर 800 के लिए डबल हो जाएगी, 5 और 10। फिर आता है इट टेक्स टेक्नीशियन 2 आवर टू प्रिंट 400 कार्ड्स। 400 कार्ड्स को प्रिंट करने में लगते हैं 2 आवर्स, तो 800 को लगेंगे 4 आवर्स। 400 को अगर 2 आवर लग रहे हैं तो 800 को डबल टाइम लगेगा। टेक्नीशियन का जो पेमेंट है वो $9 पर आवर के हिसाब से कहते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड एट 5.50 पर 200 कार्ड्स। अच्छा, इन्होंने भी यहाँ पे खेल लिया, प्रोडक्शन ओवरहेड हो रखे 200 कार्ड्स के इतने, तो 400 के मल्टीप्लाई बाय 2 और 800 के लिए फिर वापस मल्टीप्लाई बाय 2। ये 200 का है ना, 200 का खर्चा 400 में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 400 के खर्चे को 800 में करने के लिए फिर मल्टीप्लाई बाय 2। चलो एक एक करके लिख लेते हैं फटाफट से। प्रिंटर की वेजेस, अपन को सेटअप के बारे में देखते हैं क्या बोल रखा है। प्रिंटर की वेजेस यहाँ से आ जाएगी। प्रिंटर को अपन पे करते हैं $9 के हिसाब से। यहाँ पे वो काम करता है 2, तो 2 इंटू 9 एक बार, और एक बार 4 इंटू 9, इधर 18, इधर 36, ठीक है सर। ये सॉरी सेटअप में लिख दिया मैंने, ये तो वेजेस है। 2 इंटू 9 एंड 4 इंटू 9, 18 एंड 36। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए बोल रखा था कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके जो है 5.5 200 कार्ड के लिए हैं, तो अपने को 400 का आंसर निकालना है। तो 5.50 अगर 200 कार्ड्स के हैं तो 400 के लिए कितना, मल्टीप्लाई बाय 2, टेक्निकली 11। और ऐसे अगर 5.5 का खर्चा 200 कार्ड्स का है तो 800 का कितना, टेक्निकली मल्टीप्लाई बाय 4, 22, ठीक है साहब। अब बात करते हैं सेटअप और ओवरहेड्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर अलोकेटेड एट 0.50 पर 100 कार्ड। अब ये 100 कार्ड के लिए दे देगा, 0.50 100 कार्ड्स के लिए, तो 400 का कितना होगा, 0.50 100 का है, 400 के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, और ऐसे ही अगर ये 100 का है तो 800 के लिए मल्टीप्लाई बाय 8, 2 and 4, ठीक है सर। अब आते हैं लास्ट में, सेटअप के लिए क्या बोल रहे हैं, ये रहा, द मशीन मस्ट बी सेटअप फॉर ईच बैच कॉस्टिंग 24 पर सेटअप। अब यहां ध्यान से सुनना, बाकी सारे खर्चे लिख दिए हैं, सेटअप के बारे में क्या बोल रखा है। सेटअप का जो खर्चा है वो $24 पर सेटअप का है। मतलब जब मैं 400 यूनिट बनाऊंगा तो खर्चा 24 है। बस यहां बच्चा आप गलती करता है, इसको ध्यान से सुनना। अगर 400 यूनिट का बैच बना रहे हो तो 24 का खर्चा है। अब बच्चा यहां पे क्या करेगा, 800 के लिए डबल कर देगा, और ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करेगा। अरे क्यों करना, बैच का सेटअप तो एक ही बार करोगे ना। अब चाहे प्रिंटिंग 400 की हो रही हो चाहे 800 की, मशीन को एक बार बोला, प्रिंटर देते हो तो प्रिंट क्या करते हो, अपने यहाँ पे कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल पी दबा करके आपने बोला इतनी कॉपी प्रिंट निकालनी है, तो वो एक ही बार कंट्रोल पी दबाना है ना आपको। तो अब आप 400 लिखोगे तो 400 प्रिंट करेगा, 800 लिखोगे तो 800 प्रिंट करेगा। बाकी सारे वेरिएबल खर्चे बढ़ जाएंगे, बट सेटअप का खर्चा क्यों बढ़ेगा। कंट्रोल पी तो एक ही बार दबाना है। ऐसा थोड़ा बोल रखा है कि भाई 400 कार्ड अलग प्रिंट होते हैं और फिर नेक्स्ट 400 के लिए फिर से अलग से प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो सेटअप एक ही बार करेंगे ना। आपको 20 पेजेस प्रिंट निकालने हैं, 40 निकालने हैं, कंट्रोल पी तो एक ही बार दबाना पड़ेगा। आपने कंट्रोल पी दबा के लिखा 20 तो 20 निकलेंगे, कंट्रोल पी दबा के लिखा 40 तो 40 लगेंगे, तो 24 ही रहेगा। ये गलती हो जाती है बच्चों से, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये गलती मत कर देना। बस यहां बाकी सबको डबल कर रहे हैं, इसको भी बच्चा डबल कर देता है। फ्लो में गलती मत करना साहब। सेटअप तो एक ही बार करना पड़ेगा ना, चाहे आप इसको याद रखो कंट्रोल पी से, कंट्रोल पी तो एक ही बार दबाना पड़ेगा ना। अब ये हो जाएगा 67 प्लस 11 78, 78 प्लस 2 80, इधर आ जाएगा 40 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 36 110,
132, 136, ये आ गए। अब अपने को इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो ये तो 80, ये 136। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन के लिए क्या बोल रखा था अपने को, आप 20% की प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो, आपको कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालनी है एक कार्ड की, अगर 400 और 800 बना रहे हो तो 20% की प्रॉफिट मार्जिन है, ध्यान रखना 20% की मार्जिन है, मतलब ये 80 के बराबर है, ये 100 के बराबर है, ठीक है। तो 80 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, और इधर 136 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, मार्जिन दे रखी है, ध्यान रखना 80 बाई 80%, 100, सॉरी ये 100, यहाँ तो सॉरी यहाँ 20 लिखना पड़ेगा अपने को मार्जिन निकालनी है यहाँ पे, तो 20, और यहाँ 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 20, 136 डिवाइड बाई 80%, ये हो जाएगा 170, तो ये हो जाएगा 34, ठीक है। अब बैच साइज ये 400 की है, ये 800 की है, तो सेलिंग प्राइस पर कार्ड ये तो आ जाएगी 0.25, 100 डिवाइड बाय 400, और ये हो जाएगी 170 डिवाइड बाय 800, ये आ गए दोनों के आंसर, ठीक है साहब। ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन बस ये सेटअप कॉस्ट का पॉइंट है जो बच्चा कभी कभी गलत कर देता है, इसका ध्यान रखना। सेटअप एक ही बार करना पड़ेगा, कंट्रोल पी एक ही बार दबाना पड़ता है, चाहे प्रिंटिंग 20 की चाह रही हो, चाहे प्रिंटिंग 40, 50, 60 की चाह रही हो, एक बार कमांड दोगे वो प्रिंट कर देगा जितना आप बोलोगे उतना को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स मेमोरी चिप्स फॉर फोन, अ कस्टमर ऑर्डर 300 चिप्स, आपने 300 चिप्स का ऑर्डर लगाया है, स्टैंडर्ड बैच 100 चिप का होता है, 100 चिप के लिए खर्चा कितना है, 25 का मटेरियल है, 100 का लेबर है, मशीन सेटअप 100 का है, ध्यान रखना मशीन सेटअप तो एक ही बार होगा, ठीक है। सॉरी, स्टैंडर्ड बैच 100 का है, तो एक बार 100 चिप बनाने के लिए 100 का खर्चा है। अब यहां अलग अलग है, एक बार में बैच बनता है 100 का, मुझे 300 का ऑर्डर चाहिए तो 3 बैच बनाने पड़ेंगे, तो यहां मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां उसने बोल रखा है कि एक बैच में 100 ही बनेंगे, तो ये पहले नहीं बोल रखा था, पहले ऐसा नहीं बोल रखा था, इसलिए सेटअप एक ही बार हो रहा था। यहां पे बोल रखा है कि एक बार सेटअप करोगे, एक बार कंट्रोल पी दबाओगे तो 100 बनेंगे, 100 से ज्यादा का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ठीक है 300 बनाने तो 3 बार बोलना पड़ेगा। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 100 पर आवर, पर लेबर आवर, और लेबर आवर की जो पेमेंट है वो $20 पर आवर के हिसाब से होती है, लेबर आवर को आप 20 पर आवर के हिसाब से पे करते हो ना, ठीक है। देखो ये तो हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 300, ठीक है। मुझे कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो ये तो आ गई प्राइम कॉस्ट, $205, इसमें आपको ऐड करने हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रखे हैं $100 पर लेबर आवर के हिसाब से होते हैं, तो 100 इंटू लेबर आवर निकालने। अब लेबर आवर कैसे निकालेंगे, तो देखो आपने 100 चिप बनाने के लिए $10 का पेमेंट करा, 300 चिप बनाने के लिए 30 का पेमेंट करा, और पेमेंट होता है $20 पर आवर के हिसाब से, तो इसका मतलब यहां पे आवर कितने लग रहे हैं, 30 डिवाइड बाई 20, 30 का टोटल पेमेंट है, और 20 के हिसाब से पर आवर का पेमेंट करते हैं, तो 30 के लिए आवर कितने हो गए 1.5 आवर्स, तो 300 चिप बनाने में टाइम कितना लगेगा, 300 चिप बनाने में टाइम कितना लगेगा 1.5, तो प्रोडक्शन आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, 150, 355, ये आ गया आंसर। यहां पे ध्यान के रखना है, बोल रखा था स्टैंडर्ड बैच 100 चिप्स का है, जब स्टैंडर्ड बैच बोल दिया 100 का है, इसका मतलब एक बार में 100 ही बनते हैं, जब एक बार में 100 बनते हैं तो 300 बनाने के लिए 3 बार बनाना पड़ेगा, 3 बार बनाना पड़ेगा, तो ये सेटअप 3 बार करना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बाकी तो सब कुछ ईजी है जो अपन करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई करना, देखना आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे। एंडिंग करते हैं साहब एक छोटे से रिवीजन के साथ में, जो अभी तक हमने बात करी बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग के बीच में। तो देखो जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग में याद रखना है ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्डर्स बनते हैं, यूनिक ऑर्डर बनते हैं,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कोई सिमिलरिटी नहीं होती, हर जॉब अलग अलग होती है, हर जॉब हेट्रोजीनियस होती है। बैच कॉस्टिंग में क्या हो रहा है कि स्पेशल टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग का ही एक वर्जन है। यहाँ पर हम कहते हैं वो इंडस्ट्री यूज करती है जो रिपीटेटिव नेचर का प्रोडक्शन करती है, जो एक जैसे प्रोडक्ट बार बार बनाती है। जॉब कॉस्टिंग कहाँ पे काम आती है, जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है। इट इज अंडरटेकन इन सच इंडस्ट्रीज वेयर वर्क इज डन एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो अलाइक होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, जो बोलना चाहूं। ठीक है, यहां पे कॉस्ट डिटरमाइन जॉब बेसिस पे होती है, यहां कॉस्ट बैच बेसिस पे होती है। ठीक है साहब, और वही हमने निकालना सीखा। इन एग्जांपल आपको दे रखे, यहां पर आप रिपेयर वर्कशॉप्स में, फर्नीचर पे, बार्बर पे, टेलर पे, ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज करोगे। ये आपका यूज होगा जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, रेडियो टीवी मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, ऐसे लोग जो एक जैसे प्रोडक्ट बार बार बनाते रहते हैं। ठीक है साहब, चलिए ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इस कैप्सूल को एक बार देखने के बाद में आपके जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग को लेकर के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे, और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आपको एग्जाम के अंदर जिस भी तरह के क्वेश्चन दिखने को मिल सकते हैं, मैंने उन सबको एक बार इसमें लेने की कोशिश करी है। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो कंसेप्ट मैंने बताया उनको सही से रिवाइज करो, याद करो, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इस कैप्सूल में ही रुकते हैं और नेक्स्ट कैप्सूल में आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।